नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल कोर्ट्स एंड डिजिटल लीगल सिस्टम इन इंडिया, the impact and evolution of e-courts in India. Welcome to गंगा एजुकेशन। यहाँ हम लॉ को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंडियन लीगल सिस्टम को फंडामेंटली बदल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्चुअल कोर्ट्स की, यानी इंडिया का नया डिजिटल जस्टिस सिस्टम की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अब कोर्ट की सारी सुनवाई घर से ही होगी? क्या अब हमें कोर्ट जाना ही नहीं पड़ेगा? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज के इस एक्सप्लेनर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये घर बैठे अदालत का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बाद इसके फायदे और सहूलियत क्या हैं। लेकिन हर नई चीज़ में कुछ चुनौतियां होती हैं, उन पर भी बात करेंगे। और आखिर में फ्यूचर का रास्ता क्या होगा। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, घर बैठे अदालत। आखिर ये वर्चुअल कोर्ट्स हैं क्या? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वर्चुअल कोर्ट कोई बिल्डिंग या जगह नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जहां कोर्ट की पूरी कार्यवाही यानी प्रोसीडिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। मतलब अब जज, लॉयर्स और बाकी लोगों को एक ही कमरे में होने की जरूरत नहीं है। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए फिजिकल कोर्ट्स और वर्चुअल कोर्ट्स का फर्क देखते हैं। देखिए, फिजिकल कोर्ट्स में क्या होता है, जज, लॉयर्स, गवाह सबको एक ही लोकेशन पर मौजूद रहना पड़ता है। लेकिन वर्चुअल कोर्ट्स में लोग कहीं से भी जुड़ सकते हैं, अपने घर से, ऑफिस से, बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल यह है कि आखिर ये काम कैसे करता है, पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, सबसे पहले केस को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाता है, जिसे हम ई फाइलिंग कहते हैं। फिर हियरिंग की डेट फिक्स होती है और सबको एक लिंक भेज दिया जाता है। हियरिंग के दिन सब लोग उस लिंक से वीडियो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं। वकील अपनी दलीलें पेश करते हैं और सबूत भी डिजिटली शेयर किए जाते हैं। और आखिर में जज अपना फैसला सुनाते हैं, जो बाद में ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक कंप्लीट डिजिटल प्रोसेस है। ओके, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि वर्चुअल कोर्ट्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। पर अगला सवाल है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि हमें डिजिटल जस्टिस की तरफ जाना पड़ा? देखिए, ये आइडिया एकदम नया नहीं है। इसकी शुरुआत तो काफ़ी पहले हो गई थी। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट 2005 में ही शुरू हो गया था। पहले फेज में कोर्ट्स को कंप्यूटराइज किया गया, सेकंड फेज में ई फाइलिंग जैसी चीज़ें आईं। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया, अ रियल गेम चेंजर, वो था 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक। उसकी वजह से वर्चुअल हियरिंग्स को ज़बरदस्त तेज़ी मिली और ये आम हो गया। और इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हर नागरिक को स्पीडी ट्रायल का अधिकार देता है, यानी जल्द से जल्द न्याय पाने का हक। अब आप सोचिए, जब ट्रैवल टाइम बचेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो केस भी तो जल्दी आगे बढ़ेंगे ना। तो वर्चुअल कोर्ट्स इस फंडामेंटल राइट को पूरा करने में भी मदद करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके फायदों की। वर्चुअल होने के क्या क्या बेनिफिट्स और कन्वीनियंसेस हैं? इसके फायदे काफ़ी हैं। सबसे पहला तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। सोच के देखिए, कोर्ट की डेट के लिए ट्रैवल और रहने का खर्चा बच जाता है। दूसरा, इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी सहूलियत है। ऑफ कोर्स टाइम की बचत तो होती ही है। और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे जुडिशल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता भी बढ़ सकती है। और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, यह आप इस नंबर से ही समझ सकते हैं। अब तक 3.76 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू हैंडल किए जा चुके हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट बन चुका है। लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। इस सिस्टम में पोटेंशियल तो बहुत है, पर हमें इसकी चुनौतियों को भी देखना होगा। तो अब बात करते हैं असली चैलेंजेस की। तो सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा हर्डल है डिजिटल डिवाइड। इस चार्ट को देखिए, इंडिया की लगभग 50% आबादी के पास आज भी आसानी से इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, अगर न्याय के लिए इंटरनेट जरूरी हो गया तो उस आधी जनता का क्या होगा जो इस दौड़ में पीछे रह गई है। और भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। डिजिटल डिवाइड के अलावा है टेक्नोलॉजिकल इलिटरेसी। बहुत से वकील और उनके क्लाइंट्स टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। फिर
कोई यूनिफॉर्म रूल्स नहीं है। अलग अलग कोर्ट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे कंफ्यूजन होता है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी की चिंता तो है ही, पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इन पर्सन क्रेडिबिलिटी का लॉस। एक वीडियो कॉल पर किसी गवाह के हाव-भाव को समझना बहुत मुश्किल होता है, जो सच तक पहुंचने के लिए जरूरी है। तो इन सारे फायदों और इन चुनौतियों के बीच आगे का रास्ता क्या है? डिजिटल जस्टिस का फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर की बात करें तो एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, ऑनलाइन कोर्ट्स। अब ध्यान दीजिए, ये वर्चुअल कोर्ट से अलग हैं। वर्चुअल कोर्ट्स सिंक्रोनस होते हैं, यानी लाइव वीडियो कॉल की तरह, जहां सबको एक ही टाइम पर ऑनलाइन होना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन कोर्ट्स एसिंक्रोनस होते हैं। इसका मतलब है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार डॉक्यूमेंट्स या सबूत सबमिट कर सकते हैं। इससे और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? समझने वाली बात यह है कि मकसद फिजिकल कोर्ट्स को पूरी तरह से रिप्लेस करना नहीं है। असली गोल है एक बैलेंस्ड हाइब्रिड सिस्टम बनाना, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न्याय को बेहतर बनाने के लिए हो। कुछ केसेस फिजिकल कोर्ट में सुने जाएं और कुछ वर्चुअल, जैसी केस की जरूरत हो। और इसी के साथ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। हम इन चुनौतियों, खासकर इस बड़े डिजिटल डिवाइड को कैसे पार कर सकते हैं, ताकि डिजिटल जस्टिस सच में सभी भारतीयों के लिए बराबर और एक्सेसिबल हो, ना कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए। अगर आपको ऐसे ही लीगल कंटेंट पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें गंगा एजुकेशन को। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।